हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबों का। तो आज की वीडियो हम लोग देखेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जो कि क्या है, सॉल्यूशन। ठीक है, इस चैप्टर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इस बार के बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग समय को बर्बाद ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, आप लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े हुए हैं कि सॉल्यूशन का वह प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है, कि सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करता है, उसको क्या बोलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि ये जो चारों ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट में है RLVP रिलेटिव लॉरिंग वेपर प्रेशर, बी में है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, FP मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, सी हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डी हो गया वेपर प्रेशर। तो बोला है कि ये चारों में से कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, तो यहां पर देखिए एक थोड़ा ट्रिक से इसको ध्यान रखिएगा। रेडो जो है याद रखिए, REDO। R से हो गया रिलेटिव लॉरिंग वेपर प्रेशर, E से हो गया एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, D से हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, O से हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। यही 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो इसमें से देखते हैं, देखिए तो R से रिलेटिव लॉरिंग वेपर प्रेशर, शॉर्ट में लिखते हैं RLVP, ये तो है। बी हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ई हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये दोनों है, बी भी है और सी भी है। डी में क्या है, वेपर प्रेशर। तो यही मेरा जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होगा। तो फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ध्यान रखिएगा। रेडो ट्रिक याद रखिएगा, आर से रिलेटिव लॉरिंग वेपर प्रेशर, ई से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डी से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ओ से हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, तो फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी हो गया करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या, क्वेश्चन नंबर 2 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स रॉड्स लॉ ऑफ RLVP रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसमें से जो है आपको फॉर्मूला दिया हुआ है ABCD करके, तो इसमें से कौन जो है वो रॉड्स लॉ ऑफ रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसको ये रूल को आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है। तो आप लोग थोड़ा देख लीजिए, उसके बाद आप लोग आंसर की तरफ बढ़ेंगे। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलता है कि डेल्टा पी बाय पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, यही हो गया आपका, हो गया डेल्टा पी हो गया लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पी नॉट हो गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और ये एक्स सॉल्यूट हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो देखिए डेल्टा पी बाय पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मतलब रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यही बोलता है रॉड्स लॉ ऑफ रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देख लेते हैं ये फॉर्मूला मेरा किस में है। तो देखिए तो ए में है डेल्टा पी बाय पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि सॉल्यूट हम लोग अभी देखे अभी, तो ये नहीं होगा। बी में देखिए पी बाय पी नॉट, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। डेल्टा पी बाय पी नॉट हम लोग को देखना है, यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है लेकिन डेल्टा पी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। सी में देखिए डेल्टा पी बाय पी नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, कैसे देखते हैं। देखिए आप लोग को थोड़ा ध्यान होगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू कितना बराबर होता है, 1 के बराबर। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन जो होता है कितना के बराबर होता है, 1 के बराबर। अब देखिए तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर निकालेंगे तो इधर करेंगे तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट की जगह पर 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दिया थी, भी तो करेक्ट है, इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में देख लेते हैं, डेल्टा पी बाय पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, ये तो होगा नहीं। ठीक है, तो यहां पर 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दिया, ये भी सही है। यहां अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट रहता है, ये भी सही है। ठीक है, तो दोनों तरीके से हम लोग ध्यान में रखेंगे। सेकंड का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स रॉड्स लॉ ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा हम लोग की रॉड्स लॉ ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा ध्यान रखना है कि जो है आपका रॉड्स लॉ ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, उसका मैथमेटिकल इक्वेशन जो है कुछ इस तरह से, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इनटू मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये मेरा हो गया। और डेल्टा TF जो होता है वो हो जाता है T नॉट F मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर T नॉट F माइनस TF बराबर KF इंटू मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। देख लेते हैं ये किस में है, इसको किसी भी तरीका से पूछ सकता है। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से हम लोग को ऑप्शन दिया, इसी तरह से चेक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये देख लेते हैं किस में है,
TF माइनस T नॉट F, यही गलत हो गया। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में आप लोगों को ध्यान रखना है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन होता है, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ जो प्योर सॉल्वेंट होता है वो वहां ज्यादा होता है, ठीक है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि सॉल्यूशन ये हो गया, सॉल्यूशन का ज्यादा दिखा रहा है, ये गलत हो गया। बी में देखिए टी नॉट एफ माइनस टी एफ इज इक्वल टू के बी इंटू एम है। अब यहाँ पर देखिए हड़बड़ी में ये भी मार सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पर के बी दिया है, मोलर और आपका एलिवेशन कांस्टेंट हो गया ये, ठीक है, या इसको इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं केबी को। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट का, यहाँ दिया बॉइलिंग पॉइंट का, इसलिए ये भी गलत हो गया मेरा। सी की तरफ बढ़ते हैं, टी नॉट एफ माइनस टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, देखिए मेरा ये करेक्ट है, तो थर्ड का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। डी में नन ऑफ दिस दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है आपको किसी भी तरीका से दे सकता है, ठीक, तो इसको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर थोड़ा और कैसे बढ़ा सकता है, मोलालिटी को चेंज कर सकता है। मोलालिटी में इस तरह से लिख सकता है, मोलालिटी की जगह पर A बाय एम इंटू बी इंटू 1000, तो यहाँ ये क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, एम हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, बी हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, किसी में 1000 रहेगा, किसी मिस कर देगा। तो जो है आपको क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर टिक मार सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हम एक प्रोबेबल जो है ऑप्शन दिए हैं, इसमें किसी भी तरीका से आप लोगों को क्वेश्चन पूछ सकता है, तो किसी भी तरीका से पूछने के लिए आप लोग पूरा नॉलेज होना चाहिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, तो तब वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड का ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट मेरा, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज रिप्रेजेंटेड बाय, देखिए एकदम आसान क्वेश्चन है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे डिनोट करते हैं, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे डिनोट करते हैं, पाई से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए में पी, बी में वो है, सी में 22/7 है, डी में पाई है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कहीं पाई का वैल्यू भी देके पूछ सकता है इसे, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि किससे डिनोट करते हैं हम लोग, पाई से, ठीक। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिनोटेड बाय पाई, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। 4 का ऑप्शन नंबर डी हो गया करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये जो है आपका बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है। इसमें से जो ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन दिया हुआ है, ए में मोलारिटी है, बी में मोलारिटी है, सी में नॉर्मलिटी है, डी में है ऑल ऑफ दिस, इसमें पूछा है कि कौन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी, ऑप्शन बी जो हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। मोलारिटी, नॉर्मलिटी, ठीक है, ये दोनों जो होता है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, क्योंकि इसके फॉर्मूला में वॉल्यूम रहता है, ठीक है। मोलारिटी आप लोग पढ़ेंगे, नंबर ऑफ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। नॉर्मलिटी पढ़ेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, तो जिसकी फॉर्मूला वॉल्यूम रहेगा वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। इन मोलारिटी में आप लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और मास जो है टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंड नहीं करता है। तो 5 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है, वैल्यू ऑफ केबी एंड केएफ फॉर वाटर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है, तो ध्यान रखना है। अगर आप लोग न्यूमेरिकल बनाए होंगे तो केबी को क्या बोलते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, केबी केएफ को क्या बोलते हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो वाटर के लिए जो होता है केबी का वैल्यू होता है 0.52 केल्विन केजी पर मोल या डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल, ये यूनिट हो गया इसका। और केएफ का जो वैल्यू होता है 1.86। देख लेते हैं हम लोग, रेस्पेक्टिवली पूछा है, मतलब सबसे पहले देखेंगे केबी का, फिर देखेंगे केएफ का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए केबी का दिया हुआ 0.52, ये तो होता है, और केएफ का दिया 2.1 जो कि गलत है। तो इसके लिए वैल्यू, ऐसा ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए आपको वैल्यू को एकदम दिमाग में रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 6 का जो है ऑप्शन नंबर बी में पढ़ते हैं, 0.52 है, 1.86 है, ठीक है। यहाँ यूनिट ये रहेगा केल्विन केजी पर मोल या फिर डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल। तो देखिए वाटर का केबी का वैल्यू 0.52 होता है, केएफ होता है 1.86, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो गया। आगे बढ़ना ही नहीं है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस जो है मोर देन 1 करेक्ट नहीं है, तो मेरा आंसर मिल गया, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक। तो 6 का ऑप्शन नंबर बी जो हो गया वो करेक्ट हो गया, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन। क्वेश्चन पूछा है कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो किस पर डिपेंड करेगा। तो अभी हम लोग पहले डिस्कस किए थे कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो है डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, बिकॉज
क्यों? Cp जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो देख लेते हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कहां पर है। ठीक है, अब देखिए यहां पर ए में है नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, ये तो होगा नहीं। बी है नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बोले या नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। ठीक है, सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पर भी डिपेंड करता है, उसका क्या नेचर है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहां पर 7 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं सी में नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ये तो होगा नहीं। डी में ऑल ऑफ दीज है, ये भी होगा नहीं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। अब सॉल्यूट पार्टिकल उसमें प्रेजेंट है, उसका क्या नेचर है। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में है कि लिक्विड में भी है कि गैस में है। ठीक है, तो इस पर भी डिपेंड करता है। ठीक ना, तो 7 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, रिलेटिव लॉरी ऑफ वेपर प्रेशर, आरएलवीपी जिसको भी बताए थे। ठीक है, इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू, पूछ रहा है कि रिलेटिव लॉरी ऑफ वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है। तभी हम लोग देखे थे रॉड्स लॉ ऑफ रिलेटिव लॉरी ऑफ वेपर प्रेशर, तो उसमें क्या था, डेल्टा पी बाय पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए में क्या है, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये होगा नहीं। बी में क्या है, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये भी होगा नहीं। सी में क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हर एक तरीके से आप लोग को देखना है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ लैंग्वेज करके क्वेश्चन पूछ दिया, 8 का ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। डी में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये तो होगा नहीं। ठीक, तो 8 का ऑप्शन नंबर सी हम लोग देख लिए, करेक्ट हो गया। ठीक ना, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, बाय ऑस्मोसिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अलाउड टू पास। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन पूछता है। तो ऑस्मोसिस जो है आप लोग पढ़े होंगे, ऑस्मोसिस में क्या होता है, ऑस्मोसिस में होता है कि सॉल्वेंट पार्टिकल जो है वो पास होता है किधर से, लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से याद रखिएगा क्या पार करता है, क्या पास होता है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जैसा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पूछा है बाय ऑस्मोसिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अलाउड टू पास, किसको अलाउ करता है, सॉल्वेंट पार्टिकल। बी ए में जो है सॉल्यूट पार्टिकल, ये तो होगा नहीं, सॉल्यूट को अलाउ नहीं करता है, कभी नहीं, नेवर, याद ध्यान रखिएगा। बी में है सॉल्वेंट पार्टिकल, तो बी करेक्ट हो जाएगा, 9 का ऑप्शन नंबर बी। सी में कॉम्प्लेक्स आयन, सिंपल आयन, ये सब तो होगा नहीं। ठीक, तो याद रखिएगा ऑस्मोसिस में जो एसपीएम होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, वो सिर्फ अलाउ करता है सॉल्वेंट पार्टिकल को या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक, तो 9 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, करेक्ट। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ए मोलर सॉल्यूशन इज वन दैट कंटेन्स 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन। ठीक है, तो यहां पूछा है कि मोलर सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, तो मोलर सॉल्यूशन उसको बोलते हैं जहां 1 मोल ऑफ सॉल्यूट किसमें प्रेजेंट रहता है, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट या 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मोलालिटी का डेफिनेशन से लैंग्वेज बना के क्वेश्चन पूछ दिया है, यहाँ देखिए 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ये ऑप्शन हो जाएगा मेरा करेक्ट, 10 का ऑप्शन नंबर ए। बी में क्या 1000 kg ऑफ सॉल्वेंट, ये तो होगा नहीं। सी में 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये कब होता, जब यहाँ पूछ देता मोलर, यहाँ पूछ देता करती है मोलर सॉल्यूशन इज वन दैट कंटेन्स 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, तब हो जाता 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कहीं बोल दिया है मोलर सॉल्यूशन, थोड़ा सा ध्यान देख लिए, अगर बोल दिया मोलर सॉल्यूशन मतलब मोलालिटी 1। ठीक है, बोल दिया मोलर सॉल्यूशन मतलब मोलारिटी 1। ठीक है, कहीं बोल दिया डेसी मोलर सॉल्यूशन मतलब मोलालिटी 1/10, ये ध्यान रखिएगा। डेसी मोलर सॉल्यूशन बोल दिया मतलब मोलारिटी 1/10, डेसी या पूछ दिया सेंटी मोलर तो 1/100 मोलारिटी हो जाएगा। ठीक है, सेंटी मोलर पूछ दिया तो मोलालिटी 1/100 हो जाएगा। इस तरह से लैंग्वेज करके क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 10 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, मेरा करेक्ट हो गया। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में 234.2 ग्राम ऑफ शुगर सिरप कंटेन्स 34.2 ग्राम शुगर, व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि शुगर सिरप है जिसका मास कितना है 234.2 ग्राम। ठीक, इसमें से जो है 34.2 ग्राम शुगर है, तो मोलारिटी बताइए। ऑप्शन दिया हुआ है, ए में है 0.1, बी में 0.2, सी में 0.5, डी में है 0.6। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक चीज, मोलारिटी पूछा है, तो मोलारिटी का हम लोग पढ़े फॉर्मूला N/V, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये पढ़े हैं। ठीक,
अब हम लोग देखिए नंबर ऑफ मोल क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। तो यहां से हम लोग जो है शुगर जो सबसे कम मास है उसको क्या मान लेंगे, सॉल्यूट, जो ज्यादा है वो हो जाएगा सॉल्वेंट। तो यहाँ देखिए 34.2 कम है, तो इसका नंबर ऑफ मोल पहले निकाल लेते हैं। तो 34.2 और शुगर का फॉर्मूला था C12H22O11। इसका मास, इसका मोलर मास अगर आप लोग निकालें 342, यहाँ देखिए 342 डिवाइड करेंगे इसको तो आ जाएगा 0.1, ये कटेगा तो 0.1 मोल। तो ये मोल आ गया 0.1। हमको चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो है कहीं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो क्या ये क्वेश्चन गलत है? नहीं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर यदि किसी सॉल्यूशन में जहां मोलारिटी पूछ रहा है और यहाँ जो है मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, अब मास ऑफ सॉल्यूट ये टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट है, मास ऑफ सॉरी टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन है। मास ऑफ सॉल्यूशन में अगर यदि इसको घटाएंगे 34.2 तो देखिए घटाइए 234.2 और 34.2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 200 ग्राम। ठीक, अब 200 ग्राम क्या आ गया, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का मास घटा दिए तो मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया। ठीक है, अब मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें जो होता है, मोलारिटी में, लेकिन यहाँ तो पूछा है मोलारिटी, तो यहाँ हम लोग को चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये तो है नहीं। तो ध्यान रखना आप लोग को कि अगर यदि क्वेश्चन में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है तो जो वैल्यू होता है मोलारिटी का वही वैल्यू हो जाएगा मोलारिटी का। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम लोग मोलारिटी निकाल रहे हैं तो वही वैल्यू हो जाएगा मेरे मोलारिटी का। ठीक, तो यहाँ पर देखिए अब 200 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट निकल गया, नंबर ऑफ मोल 0.1, तो डिवाइड कर दिए। देखिए 0.1 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 1000 कर देंगे तब 0.5। ठीक है, ये आ गया मोलारिटी और यही वैल्यू हो जाएगा मोलारिटी का, क्योंकि बोले थे कि क्या कि जब क्वेश्चन में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है तो मोलारिटी बराबर मोलारिटी हो जाता है, इसको ध्यान रखना है। तो 0.5 जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक, तो ये था 11 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, द वांट ऑफ फैक्टर ऑफ Na2SO4 सोडियम सल्फेट। ठीक है, तो यहाँ एक चीज ध्यान रखना, जहां भी वांट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन ठीक है पूछता है वहां पर क्या करना, जो सब्सटेंस दिया रहेगा उसको ब्रेक कर देना है। ठीक, तो इसको हम लोग ब्रेक कर देते हैं, मतलब Na2SO4 को पानी में डालेंगे तो किस तरह से टूट जाएगा, 2Na+ और SO4 2-, दो आयन जो है वो सोडियम का और सल्फेट आयन, तो 2 और 1 कितना जगह 3 मोल दे दिया। ठीक है, और आप लोग ध्यान रखिएगा कि जहां भी स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और साल्ट रहेगा वहां पर पानी में डालने के बाद जो टूटने के बाद नंबर ऑफ मोल आता है वही नंबर ऑफ मोल हो जाता है वांट ऑफ फैक्टर, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वांट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन। तो टूटने के बाद नंबर ऑफ मोल कितना आ गया 3, तो वांट ऑफ फैक्टर इसका कितना आ जाएगा 3, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। यहीं पर एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, इसके Na2SO4 के जगह पर HCl रहता है, तो HCl कैसे टूटता है H+ और Cl-, तो यहाँ टूटने के बाद कितना मोल दिया 2 मोल, तो वांट ऑफ फैक्टर HCl रहता तो हो जाता 2। ठीक है, तो इसी तरह कोई भी सब्सटेंस रहेगा H2SO4 रहा तो H2SO4 को हम लोग ब्रेक करेंगे तो इस तरह से टूटेगा 2H+ प्लस SO4 2-, तो 2 और 1 3 मोल। ठीक है, तो जहां भी वांट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो उसको ब्रेक करके देखना है कितना नंबर ऑफ मोल दे रहा है, बशर्ते कि क्वेश्चन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अगर ये अल्फा दिया रहेगा तो जो आंसर है उसका वो चेंज हो जाएगा। जब अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% हो तो जो वांट ऑफ फैक्टर होता है वो टूटने के बाद जितना नंबर ऑफ मोल होता है वही हो जाता है I = N, जब अल्फा नहीं दिया रहे। ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है, तो ये था 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो कि करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर वांट ऑफ लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, आप लोग 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, अभी बताए थे रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पूछा है कि वांट ऑफ लॉ ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए कौन सा जो ऑप्शन है वो सही होगा। ठीक है, तो आप लोग वहां पर एक फॉर्मूला पढ़े होंगे पाई = CRT। ठीक है, ये किसके द्वारा दिया गया, वान टॉप्स के द्वारा। तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, जो वान टॉप के द्वारा बोला गया है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, एक ये बोला गया है, और दूसरा बोला गया है ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
टेम्परेचर इन केल्विन। ये दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो यही हो जाता है MRT या फिर CRT। पाई इक्वल टू CRT या फिर MRT, C कंसंट्रेशन या फिर M मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, तो देख लेते हैं किसमें सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर में पाई इक्वल टू CRT। ठीक है, CRT हो गया, ये तो सही है। बी में देखते हैं पाई इक्वल टू W/mv/RT, ये भी सही है। क्यों? C जो होता है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब अगर ये थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर पाई इक्वल टू N/V/RT रहता तब भी सही होता। ठीक है, अब ये नंबर ऑफ मोल को ब्रेक कर दिया है, वेट बाय मोलिकुलर वेट। ठीक है, तब पाई इक्वल टू W/mv/RT। देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन में तो ये भी सही है। सी में देखिए M इक्वल टू W/π/v/RT। अब देखिए M को क्या हो गया, इधर ले गए तो पाई यहाँ आ गया। देखिए ये भी सही है, सी मतलब ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। तो डी में देखिए दिया ऑल ऑफ दीज, तो ऑप्शन नंबर जो डी है 13 का वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से इसको ध्यान रखना। ठीक ना, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, इन कंपेरिजन टू 0.01 m सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। मतलब बोला है कि ग्लूकोज का सॉल्यूशन है जिसका मोलारिटी 0.01 m है। ठीक है, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट FP ऑफ 0.01 m मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज। ठीक है, अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो बोल रहा है कि ग्लूकोज और MgCl2, ग्लूकोज और MgCl2 इसमें कंपैरिजन पूछ रहा है एक तरह से। किसमें? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में, किस तरह से दोनों में रिलेशन है। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ये फार्मूला आप लोग को पता होगा, डेल्टा TF। अब देखिए थोड़ा सा कि यहाँ साल्ट जब दिया हुआ है तो वन टॉप फैक्टर आ जाएगा, डेल्टा TF इक्वल टू I इंटू KF इंटू मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, या बोले थे डेंसिटी नहीं रहेगा, मोलारिटी भी ले सकते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए अब ग्लूकोज के लिए यूज करेंगे डेल्टा TF, तो ग्लूकोज क्या होगा, नॉर्मल सॉल्यूट हो गया जिसका वन टॉप फैक्टर कितना होता है 1। ठीक है, ये ना तो जब इसको पानी में डालते हैं ना तो टूटता है ना जुटता है, नॉर्मल सॉल्यूट हो गया। इसका वन टॉप फैक्टर कितना होता है 1। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 1 कंपेरिजन के बाद KF ले लेंगे, अब मोलारिटी इसका कितना 0.01, मतलब कितना हो गया 0.01 KF। ठीक है, किसका आ गया, ग्लूकोज का। इसी तरह से जब MgCl2 का निकालेंगे तो यहाँ पर वन टॉप फैक्टर MgCl2 भी बताए थे कि जब भी कोई साल्ट रहेगा इसको पानी में डालेंगे तो टूटना चाहिए। तोड़ के देखेंगे तो Mg+2 + 2Cl-, तो टूटने के बाद कितना मोल हो गया 3 मोल। तो 3 मोल यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है, कितना टूट रहा है, कितना अल्फा क्या है, तो जितना टूटने के बाद नंबर ऑफ मोल उतना ही वन टॉप फैक्टर, तो वन टॉप फैक्टर कितना हो जाएगा यहाँ पर 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 ले लिए, KF तो उतना ही कंपेरिजन है, नंबर ऑफ मोल का 0.01। तो देखिए तो ये और ये फैक्टर सेम है, तो यहाँ पर कितना टाइम्स हो रहा है 3 टाइम्स। ठीक है, तो जब भी इसको इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछा और कंसंट्रेशन सेम रहा, देखिए दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, तो सिर्फ देख लेना कि वन टॉप फैक्टर में क्या चेंज हो रहा है, इसका 1 है और इसका 3 है, तो 3 टाइम्स हो जाएगा, इसमें सोचना ही नहीं ज्यादा कुछ। तो 14 का ऑप्शन नंबर सी जो है 3 टाइम्स वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, द वन टॉप फैक्टर ऑफ H2SO4 इज 2.5, देन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। ठीक, तो वन टॉप फैक्टर देखिए 2.5 दिया हुआ है और अल्फा पूछ दिया है, तो आप लोग को रिलेशन पता होगा। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर I इज इक्वल टू जो होता है, कब ये फॉर्मूला लगेगा, जब पानी में डालने पर टूटता है, मतलब ये एसिड भी हो सकता है, बेस भी, साल्ट भी, तो उसके लिए वन टॉप फैक्टर का फॉर्मूला 1 - अल्फा प्लस n अल्फा, ये हो गया n हो गया नंबर ऑफ मोल टूटने के बाद। तो I कितना दिया हुआ 2.5, 1 - अल्फा। अब देखिए यहाँ पर n हो गया, H2SO4 को ब्रेक करेंगे तो किस तरह से टूटेगा, 2H प्लस SO4 2 - तो टूटने के बाद नंबर ऑफ मोल 3, तो 3 अल्फा हो गया। यहाँ देखिए निकाले 1 + 2 अल्फा और यहाँ 2.5, इधर घटाएंगे कितना हो जाएगा 1.5 बराबर 2 अल्फा, अल्फा बराबर 1.5/2, तो 0.75। इसको परसेंटेज में करेंगे तो 75% आ जाएगा। ठीक, तो देखते हैं 75% किसमें, तो 15 का ऑप्शन नंबर सी। अब एक चीज यहाँ और कंफ्यूजन होता है, कोई मार देगा 100%, कहीं पढ़ा हुआ रहेगा कि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहे अगर हमको याद है HCl H2SO4, लेकिन अगर क्वेश्चन में वन टॉप फैक्टर दिया है तो फॉर्मूला से निकालेंगे अपने मन से। अगर वन टॉप फैक्टर नहीं दिया रहता तो ये तो हम लोग जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, फिर भी
हम लोग अगर भांटा फैक्टर दिया है तो निकाल के देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए निकालने के बाद कितना आ गया, ऑप्शन नंबर सी 75% करेक्ट हो जाएगा, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है, ए 5% सॉल्यूशन ऑफ कैन शुगर C12H2211 molecular weight 342 दिया हुआ है, is isotonic with 1% solution of substance X, ठीक है। यहाँ बोला है कि 5% सॉल्यूशन कैन शुगर है जो कि आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक मतलब जब ऑस्मोटिक प्रेशर दो सॉल्यूशन का सेम होता है, ठीक है, तो उसी बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो बोला है 5% सॉल्यूशन कैन शुगर है, वो आइसोटोनिक किसके साथ है, 1% सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स, कोई अननोन एक्स सब्सटेंस है उसके आइसोटोनिक में, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों बराबर है। तो पूछ रहा मॉलिक्यूलर वेट एक्स जो अननोन सब्सटेंस है उसका क्या होगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को भी पता है कि आइसोटोनिक कब होता है, जब ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर। तो यहाँ देखिए थोड़ा निकाल लेते हैं, मतलब दो सॉल्यूशन है, पाई 1 बराबर पाई 2 कर देते हैं। और टेम्परेचर यहाँ समान है, इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं, जैसे इसको तोड़ेंगे C1R_T1 बराबर C2R_T2, तो टेम्परेचर दोनों का बराबर, मतलब C1 बराबर C2, ठीक है। और कंसंट्रेशन है तो इसको ब्रेक करेंगे, N1/V1 बराबर N2/V2, इसको और आगे करेंगे, नंबर ऑफ मोल को तोड़ेंगे तो वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो W1/M1V1 इक्वल टू W2/M2V2। अगर ये पढ़ेंगे तो डायरेक्ट यही बोलेगा आपको, ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा। अब देख लेते हैं यहाँ पर कैन शुगर के लिए, देखिए वेट 5% है, 5/100 ये ले लेते हैं वॉल्यूम। अब मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 342। अब अननोन एक्स है सब्सटेंस, 1% है, इसका मास हमको पता है लेकिन मॉलिक्यूलर वेट नहीं पता है, तो M2 मान लिया। वॉल्यूम 1/100 करेंगे तो 100 कट जाएगा, और M2 जब हम लोग इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 342/5 आ जाएगा, 342 इधर ले जाएंगे बटा 5, ठीक है। तो यहाँ से कट करेंगे तो 5 छक 30, 5 40 और कितना जगह 5 चौक 20, 68.4। तो ये किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा हम लोग को इस तरह सॉल्व करना, W1/M1V1 इक्वल टू W2/M2V2, ये ध्यान रखना है, इसी से सॉल्व करना इस तरह का क्वेश्चन, ठीक। तो 16 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर हेनरीज लॉ, ठीक है। वैसे सब्जेक्टिव में यहाँ क्वेश्चन पूछता है डिफाइन हेनरी लॉ, राइट देयर एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव इस तरह से इसको पूछ सकता है। तो हेनरी लॉ आप लोग पढ़े होंगे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, और यही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है KH, जिसको बोलते हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो P इज इक्वल टू KH इंटू X, किस ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो 17 का ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, करेक्ट, ठीक है। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। आप लोग आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए कौन सा ऑप्शन में जो भी दिया हुआ है वो करेक्ट है, ठीक है। ए ऑप्शन में है डेल्टा H मिक्सिंग इंथैल्पी चेंज मिक्सचर 0, बी में है वॉल्यूम मिक्सिंग डेल्टा V मिक्सिंग 0, ठीक है। सी में है डेल्टा V पॉजिटिव, डी में है बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन में ध्यान रखिएगा कि डेल्टा V मतलब वॉल्यूम जो मिक्सचर का जो वॉल्यूम मिक्सिंग करने के बाद जो वॉल्यूम चेंज होगा वो 0 होगा, इंथैल्पी चेंज मिक्सचर का 0 होगा। आपका आइडियल सॉल्यूशन में सब वैल्यू 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा H मिक्सिंग भी 0, डेल्टा V मिक्सिंग भी 0, तो ए और बी दोनों करेक्ट है। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में, बोथ ए एंड बी, ठीक है। और डेल्टा V पॉजिटिव किसमें होता है, नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डेविएशन में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा पॉजिटिव डेविएशन में सब पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन में सब नेगेटिव, ठीक। तो ये पॉजिटिव डेविएशन में होता है, तो 18 का ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह का, नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन, नॉन आइडियल विथ नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन। तो अभी पता है पॉजिटिव डेविएशन में सब पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन में सब नेगेटिव, ठीक है। तो देखिए यहाँ ए ऑप्शन में है डेल्टा H मिक्सिंग 0, डेल्टा V मिक्सिंग 0, बोले थे सब 0 होगा कब, आइडियल सॉल्यूशन में। और डेल्टा H मिक्सिंग पॉजिटिव मतलब किसमें होगा, पॉजिटिव डेविएशन में, ठीक है। डी में ऑल, ये तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जबकि यहाँ पर सिर्फ नॉन आइडियल दिया है, तो नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डेविएशन में, ये भी सही हो जाएगा। नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन देता तब भी ऑप्शन नंबर सी होता करेक्ट।
और सिर्फ नॉन आइडियल सॉल्यूशन दिया तब भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या है, नॉन आइडियल विद पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन फॉर्म्स व्हिच टाइप ऑफ एजियोट्रॉप्स। यहाँ अलग तरह का क्वेश्चन पूछ दिया है कि नॉन आइडियल विद पॉजिटिव डेविएशन जो सॉल्यूशन है किस तरह का एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाता है। आप लोग पढ़ेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर a solution with boils and distilled at constant temperature is called azeotropic mixture। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में है मैक्सिमम वाले एजियोट्रॉप, बी में मिनिमम वाले एजियोट्रॉप, सी में बोथ, डी में नन। ठीक है, ध्यान रखिए पॉजिटिव डेविएशन जो सॉल्यूशन है वो क्या बनाएगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यह नेगेटिव डेविएशन रहता है क्या बनाता है, मैक्सिमम वाले एजियोट्रॉप। तो 20 का ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, करेक्ट। ठीक है, तो ये था चैप्टर नंबर 2 से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, अगला वीडियो में हम लोग लेके आएंगे चैप्टर नंबर 3 जो कि क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उस चैप्टर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और हमेशा रिवीजन करते रहिएगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में। अगले चैप्टर का जो वीडियो बनेगा चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ठीक है, धन्यवाद।